हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो इस चैनल में लीनियर प्रोग्रामिंग बुक चल रही है। आज एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का स्पेशल टाइप है और ये एक मॉडल होता है जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल के द्वारा समझाया जाता है। तो समझते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, किस किस कंडीशन को ध्यान रखते हैं और कैसे इसका आंसर निकालते हैं। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से बता रहे हैं। तो अगर कोई एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है वो मार्केट में सेल किया जाता है। अब मार्केट सिटीज भी हो सकती हैं, अलग अलग सिटीज हैं। कोई इंडस्ट्री के पास में है, कोई सिटी इंडस्ट्री के काफ़ी दूर है, कई सिटी में माल उसका सप्लाई हो रहा है। तो इस प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी बनी रहे इसलिए वो अपना अलग अलग सप्लाई सेंटर्स या वेयर हाउस खोलती है। वहाँ जो डीलर बना रखे हैं उन डीलर की डिमांड भी पूरी होती रहे। तो किस सप्लाई सेंटर से किस डीलर के पास माल पहुंचाना है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम आए। किसी डीलर को, मान लिया किसी डीलर को प्रोडक्ट जो चाहिए है, उसके पास में जो सर्विस सप्लाई सेंटर्स है, उस सप्लाई सेंटर पर कम प्रोडक्ट मौजूद है लेकिन डीलर को ज़्यादा चाहिए। तो जो कम वाला है वो उसको पहुंचा देगी। अब जो डीलर की डिमांड बची हुई है वो किस सप्लाई सेंटर से उस डीलर तक माल पहुंचाए कि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट हो वो मिनिमम आए। तो इस बात को भी ध्यान रखा जाता है कि सप्लाई सेंटर्स पर जो माल बन रहा है या जो सप्लाई हो रहा है वो टोटल का टोटल मार्केट में एब्जॉर्ब भी हो जाए और डीलर की डिमांड भी पूरी हो जाए। जितने भी डीलर्स हैं सिटी में, डिमांड भी पूरी हो जाए और टोटल का टोटल माल सप्लाई सेंटर से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए टोटल डीलर की डिमांड भी पूरी हो जाए और सप्लाई सेंटर्स पर जो प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा मार्केट में एब्जॉर्ब हो जाए, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो। ये है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एक यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं तो इस टेबल से आसानी से समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डेस्टिनेशंस है, ये सोर्सेस है। सोर्सेस का मतलब है कि यहाँ पर ये वेयर हाउस कह सकते हैं या सप्लाई सेंटर्स कह सकते हैं। तो सप्लाई सेंटर्स पर जो प्रोडक्ट मौजूद है वो A1 यूनिट का मतलब है 1000 में भी हो सकता है, 100 में भी हो सकता है, कोई यूनिट भी हो सकती है। तो S1 पर A1 यूनिट माल है और S2 सप्लाई सेंटर के पास में A2 यूनिट माल मौजूद है और S3 के पास में A3 यूनिट प्रोडक्ट मौजूद है। यहाँ पर ये डेस्टिनेशंस बने हुए हैं, यानी कि डीलर बने हुए हैं। इस डीलर की यानी D1 डीलर की डिमांड B1 यूनिट की है, D2 डीलर की डिमांड B2 यूनिट की है और D3 डीलर की डिमांड B3 यूनिट की है और D4 डीलर की डिमांड B4 यूनिट है। जब S1 यानी कि इस सप्लाई सेंटर से D1 के पास में, D1 डीलर के पास में प्रोडक्ट पहुंचता है तो इसके यूनिट कॉस्ट, खर्चा जो लिखा रहता है एक यूनिट का, वो यहाँ पर लिखा रहता है। ये फर्स्ट रो है तो इसमें हमने यहाँ पर C1, यहाँ C करते हैं C11 और यहाँ पर C12, यहाँ पर लिखते हैं C13, यहाँ पर लिखते हैं C14। ये सेकंड रो है तो यहाँ पर लिखते हैं C21, यहाँ पर आता है C22, यहाँ पर लिखते हैं C23, फिर यहाँ लिखते हैं C24। इसके बाद यहाँ पर आता है C31, C32, यहाँ पर C33 और यहाँ पर लिखते हैं C34। यानी कि जब S1 से D1 डीलर यानी S1 सप्लाई सेंटर से D1 डीलर के पास में जो प्रोडक्ट पहुंचाया जाएगा
उसका एक यूनिट का जो खर्चा है वो C11 ये इतना कॉस्ट आता है। S1 से D2 के पास जो प्रोडक्ट पहुंचाया जाएगा उसकी कॉस्ट एक यूनिट की आएगी C12। S1 से D3 डीलर के पास पहुंचाएंगे तो उसकी एक यूनिट की कॉस्ट है C13 और S1 से D4 डीलर के पास जब प्रोडक्ट पहुंचाया जाएगा तो एक यूनिट की कॉस्ट है C14। इसी तरीके से S2 यानी कि सेकेंड सप्लाई सेंटर है, इससे जब D1 डीलर के पास पहुंचाते हैं तो C21 एक यूनिट का खर्चा आता है। तो ये होता है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें सप्लाई और डिमांड ये इक्वल होती है तो हम कहते हैं इसको बैलेंस्ड प्रॉब्लम, और अगर अनइक्वल होती है तो हम कहते हैं इसको अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखते हैं बैलेंस्ड प्रॉब्लम और अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। जब यहाँ पर सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाए, यानी मार्केट में जितना डीलर को माल चाहिए है वो टोटल की डिमांड और सप्लाई, यानी कि यहाँ पर सोर्सेस पर जो सप्लाई है वो टोटल की टोटल एब्जॉर्ब हो जाए मार्केट में और डीलर की डिमांड पूरी हो जाए, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ पर टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड, तो इसे हम कहते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एक आती है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, या तो सप्लाई ज़्यादा होगी या फिर डिमांड ज़्यादा होगी। यदि ज़्यादा माल चाहिए डीलर को और सप्लाई कम है तो फिर अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम होगी। अगर सप्लाई ज़्यादा है यानी वेयर हाउस पर प्रोडक्ट माल ज़्यादा है और यहाँ पर डिमांड डीलर को कम माल चाहिए तो हम कहते हैं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें कैसे इसको हम बैलेंस करते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। एक बनाते हैं यहाँ पर डमी रो और डमी कॉलम। डमी रो और डमी कॉलम। तो इसमें देखते हैं कि अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो हम डिमांड एक डमी कॉलम बनाते हैं डिमांड के लिए, यानी डीलर एक बढ़ा लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सप्लाई और डिमांड, अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, यानी कि डीलर को माल कम चाहिए और सप्लाई ज़्यादा है, तो हम एक डमी यहाँ पर कॉलम बनाते हैं, यानी डमी एक डीलर बना लेते हैं और इसकी हर यूनिट कॉस्ट को 0 करते हैं और जितना यहाँ पर डिमांड कम होता है उतना ही डिमांड यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं। तो इसको ऐड करने पर डिमांड पूरा हो जाता है सप्लाई की। और यदि हमारा यहाँ पर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर सप्लाई कम है, जब सप्लाई कम है तो यहाँ पर एक रो बढ़ा लेते हैं और उसकी हर यूनिट कॉस्ट को 0 रखते हैं। हर कॉस्ट को 0 रखते हैं और यहाँ पर सप्लाई सेंटर एक एक्स्ट्रा बना देते हैं, इसकी हर यूनिट कॉस्ट को 0 रखते हैं और जितना यहाँ पर सप्लाई कम है उस सप्लाई को यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो हम पूरा मिला करके सप्लाई ऐड करेंगे
तो वो डिमांड के बराबर हो जाएगा। जितनी कम होगी उतना ही यहाँ पर हम ऐड करके लिख देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बन जाएगी, और बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जब बन जाएगी फिर हम इसको उसी मेथड से, जो इसका मेथड है, उससे सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब ही होता है मिनिमम, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो, टोटल डीलर के पास माल पहुंच जाए तब टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो मिनिमम, यही ऑब्जेक्ट हमारा रहता है। तो जैसे D1 डीलर के पास हमें B1 यूनिट माल पहुंचाना है, मान लीजिए इसको मान लेते हैं यहाँ पर 10 यूनिट माल पहुंचना है, और S1 सोर्स के पास में 4 यूनिट माल है। यहाँ पर 4 यूनिट प्रोडक्ट है और यहाँ पर हमें 10 यूनिट इसको पहुंचाना है इस डीलर के पास में। तो यहाँ से 4 यूनिट S1 से 4 यूनिट D1 के पास पहुंचाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, लेकिन यहाँ पर 10 यूनिट इसको प्रोडक्ट चाहिए, तो इसलिए इसकी 6 की डिमांड बनी रहेगी, और यहाँ पर इस सोर्स के पास जो सप्लाई है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू लिखेंगे हम 4 लिखेंगे, इसी का नाम है एलोकेशन, और इस एलोकेशन को डिनोट करते हैं एक्स से, यानी 1 यूनिट माल जो पहुँचता है उसकी कॉस्ट है C11। अगर 4 यूनिट माल पहुँचाएंगे तो 4 इंटू C11 हो जाएगा, 4 इंटू C11। लेकिन यहाँ पर जनरल नंबर लिखते हैं, तो इसको यहाँ पर जो भी हमें माल यहाँ पर पहुँचाएंगे उसका नाम हम यहाँ लिखेंगे X11। तो 1 यूनिट का C11, और अगर X11 यहाँ पर पहुँचाएंगे तो टोटल कॉस्ट इसकी हो जाएगी C11 इंटू X11। तो यहाँ पर लिखते हैं मिनिमम Z इक्वल टू C11 इंटू X11। यहाँ पर अगर यहाँ कंपनी के पास कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद नहीं मिला है तो यहाँ पर 0 भरेंगे, तो X12 का आंसर होगा 0, और उसका इंटू C12 में होगा तो 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से टोटल कितना आएगा, X12 यहाँ पर X13 यहाँ X14, और ऐड करते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर रोज जो है 1 2 3 रो हैं और कॉलम है 4। तो इस तरीके से 12 यहाँ पर हमें नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आ जाएगा C12 X12, फिर यहाँ पर लिखेंगे C13, यहाँ पर आ जाएगा X13 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लास्ट तक लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा C34 इंटू X34। ये कॉस्ट यहाँ पर मिनिमम देखते हैं, यही हमारा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद इसमें यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन जो सेटिस्फाइड होती है, यानी कि जो भी यहाँ पर एलोकेशन भरे हुए हैं सभी एलोकेशंस को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर टोटल A1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर जो एलोकेशंस भरे हैं उनको ऐड करें तो A2 के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सप्लाई है, तो सप्लाई को यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट बनती है कहते हैं सब्जेक्ट टू सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पर क्या आता है, इन सभी को ऐड करते हैं एलोकेशन को, यानी कि इसमें X11 है, इसमें जो एलोकेशन आएगा X12 आएगा, इसमें एलोकेशन आएगा उसको हम X13 लिखेंगे और प्लस X14, और इसका आंसर होगा यहाँ पर A1 के इक्वल। इसी तरीके से यहाँ पर X21, फिर यहाँ पर लिखेंगे X22, फिर यहाँ पर लिखेंगे X23 और प्लस X24, और ऐड करके देखेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा A2 के इक्वल। इसी तरीके से इसको ऐड करके देखते हैं तो A3 के इक्वल लिखते हैं, तो यानी X31 प्लस का X32 प्लस यहाँ पर लिखा X33 प्लस X34 इक्वल टू, इसको यहाँ पर लिखते हैं A3। इसी तरीके जो डीलर की डिमांड है वो B1 है, यानी जो एलोकेशन यहाँ पर भरे हुए हैं इनको ऐड करेंगे और पूरी डिमांड बराबर होनी चाहिए। तो इसमें जो भरा जाएगा X11, यहाँ पर X21, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट टू डिमांड कंस्ट्रेंट्स। ये डिमांड की कंस्ट्रेंट्स बनेंगी। इसको यहाँ पर लिखते हैं X11 प्लस X21
प्लस x31 और इसका आंसर होगा b1 के इक्वल। ऐड करके देखते हैं तो b1 के इक्वल। इसी तरीके से यहाँ पर इसमें भरेंगे तो x12 x22 तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x12 प्लस का x22 प्लस का x32 और इसका आंसर होगा b2 के इक्वल। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं x13 प्लस x23 प्लस x33 और इसका आंसर हो जाएगा b3 के इक्वल। इसी तरीके से इसको ऐड करते हैं यानी कि यहाँ पर लिखते हैं x14 प्लस x24 x24 प्लस x34 और इस तरीके से इसका आंसर आता है यहाँ पर b4 के इक्वल। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ, ये सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हुई और ये डिमांड कंस्ट्रेंट हुई। हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन समझने के लिए ध्यान में रखें। अब आगे आता है इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं और सॉल्यूशन क्या है इसका, देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। इसका जो हम आंसर निकालते हैं, एलोकेशन जो निकालते हैं, वो एलोकेशंस को मिला करके सभी को एक सॉल्यूशन बनता है। हालांकि वो होता है इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। जो भी आंसर निकलता है इसके मेथड हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को लगाने के। एक मेथड है यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, एक है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या इसका दूसरा नाम है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। मैट्रिक्स मिनिमा मेथड या हम लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड कहते हैं या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड कहते हैं। तो इस मेथड से क्वेश्चन लगा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। एक ये मेथड है और एक है बोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड। किसी मेथड से हम क्वेश्चन लगाएंगे जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन आएगा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इस मेथड से अगर हम किसी क्वेश्चन को लगाते हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी यानी कि जो जेड की वैल्यू आएगी वो मान लिया हमारा 80 आई। और फिर उसी क्वेश्चन को अगर हम लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से लगाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट यानी जेड की वैल्यू आएगी वो 80 से ज़्यादा नहीं आएगी, कम आ सकती है। मान लिया यहाँ पर 70 आई। लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर हम बोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड से लगाएंगे तो फिर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो ना तो 80 से ज़्यादा आएगी ना 70 से ज़्यादा आएगी, वो 70 या 70 से कम ही आएगी। तो इसलिए मान लिया इसकी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 60 आई। तो सबसे बेस्ट जो मेथड होगा, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही होता है कि हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना। तो इससे ज़्यादा बेस्ट मेथड हमारा लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है और लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से भी बेस्ट यानी कि इन दोनों से बेस्ट जो हमारा मेथड है वो है बोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड। लेकिन इससे भी जो आंसर निकलता है वो भी हमारा जेड जो हम देखते हैं कि मिनिमम है कि नहीं। अभी हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इस मेथड से भी जो हमने क्वेश्चन लगाया है इसमें जेड निकला वो कम होगा, मिनिमम होगा, ऐसा नहीं कह सकते। इसके लिए एक आगे और वर्किंग करते हैं, उसको कहते हैं मोदी मेथड। मोदी मेथड। जब इस मेथड को पूरा क्वेश्चन बताएंगे, मोदी मेथड आएगा वहां बताएंगे। तो जब इस मेथड से हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, इस मेथड को लगा करके बोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड से क्वेश्चन लगाएंगे, इसी में लगाते हैं आगे। जब हम पूरी वर्किंग कर देंगे तब हमें मालूम चलता है कि जो जेड निकला है वो सबसे कम से कम है, वही मिनिमम जेड है, वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो ये वर्किंग थी इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को लगाने की। अब तो स्टूडेंट कुछ कंडीशन को भी इसमें याद रखना पड़ता है। एक होता है यहाँ पर रिम रिक्वायरमेंट। तो रिम रिक्वायरमेंट होती है m + n - 1। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। एक कम कर दें तो इसको हम बोलते हैं रिम रिक्वायरमेंट्स। m = नंबर ऑफ रोज, n = नंबर ऑफ कॉलम्स। एक सेकंड नंबर यहाँ पर देखते हैं,
अगर नंबर ऑफ एलोकेशंस यानी जो यहाँ पर भरे जाते हैं, जो सप्लाई डीलर के पास जो डिमांड पूरी की जाती है और जो जो नंबर यहाँ पर भरे जाते हैं उनको हम एलोकेशंस कहते हैं। तो उनको गिन लेते हैं कितने एलोकेशंस हैं। अगर हम देखते हैं एलोकेशंस और रिम रिक्वायरमेंट अगर इक्वल होता है तो जो बेसिक फिजिकल सोल्यूशन निकलता है उसको हम कहते हैं नॉन डिजेनरेट। देन द बेसिक फिजिकल सोल्यूशन इज सेड टू बी नॉन डिजेनरेट। इफ द नंबर ऑफ एलोकेशंस लेस देन rim requirement then basic feasible solution is said to be degenerate। तो हम basic feasible solution को degenerate कहते हैं अगर rim requirement ज़्यादा आती है और number of allocations जो है वो कम आती है। अब अगले वीडियो में आप लोगों को ये बताएंगे एक प्रॉब्लम लेकर के, उसको हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से भी लगाएंगे, लोएस्ट कॉस्ट से भी लगाएंगे और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी लगाएंगे और देखते हैं किस तरीके से जेड की वैल्यू आती है, कॉस्ट किस तरीके से कम होती है, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। इसके बाद उसको मॉडिफाइड किस तरीके से किया जाता है, मोदी मेथड्स कैसे लगाते हैं कि जेड सबसे कम आए, वो अगले वीडियो में आपको देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। अगले वीडियो में मिलते हैं एक क्वेश्चन के साथ। दैट्स ऑल।